शुरू करते हैं। चलिए, लगभग सभी लोगों ने जवाब दे दिया, स्टूडेंट को छोड़ करके। शायद उससे बन नहीं पाया है। आइए, हिंदी तो हम जान ही चुके हैं। कंसिस्टेंट की हिंदी क्या होती है? कंसिस्टेंट का हिंदी होता है योग्य या उचित। तो अभी हिंदी में कोई इश्यू नहीं है, हिंदी हम लोग को पता है। अब हम लोग यहां से थोड़ा सा इसको अरेंज करके देखते हैं। सेकेंडली मतलब दूसरा, फर्स्टली मतलब पहला, सेकेंडली मतलब दूसरा। इट इज कंसिस्टेंट मतलब यह उचित है, यह योग्य है। अब जाहिर सी बात है, कंसिस्टेंट के साथ हम ये देखना होगा कि कौन सा सेंटेंस इसके साथ परफेक्ट या सुटेबल माना जाएगा। तो कंसिस्टेंट, यह उचित है। उचित किसके साथ हो सकता है? कंसिस्टेंट प्लेसेस, कंसिस्टेंट लैंड नहीं। इट इज कंसिस्टेंट विद ह्यूमन एक्सपीरियंस दैट। अब यहां से देखिए, जो बच्चे ग्रामेटिकल भी अगर इस सेंटेंस को अरेंज करना चाहे तो कर सकते हैं कि सम के साथ जब आता है तो यहां सबसे पहले क्या आता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरफ बात करें तो सम के साथ प्लूरल किया जाएगा प्लेसेस। यानी ये तो क्लियर है कि z और z के साथ क्या आएगा? y। यानी z के ठीक बाद y आएगा। यहां z के पहले y आया है, ए ऑप्शन गलत। यहाँ z के बाद y आया है, ये थोड़ी देर के लिए माना जा सकता है। यहाँ zxy आया है, ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। बी और सी में लड़ाई है। देखना ये है कि पहला सेंटेंस z होगा या पहला सेंटेंस x होगा, बस यही हमको देखना है। सेकेंडली, दूसरा या दूसरी तरफ, इट इज कंसिस्टेंट, यह उचित है। अब जाहिर सी बात है, यह उचित है क्या? किसके साथ यह उचित है? उचित किसके साथ हो सकता है? जब भी होगा तो जाहिर सी बात है इंसान के साथ होगा, इंसान के अनुभव के साथ होगा। तो ये क्लियर है कि पहला सेंटेंस जब भी शुरू होगा तो एक्स से शुरू होगा। यानी एक्स, इट इज कंसिस्टेंट विद ह्यूमन एक्सपीरियंस, यह उचित है मनुष्यों के अनुभव के साथ कि लैंड शुड राइज ग्रेजुअली इन सम प्लेसेस एंड बी डिप्रेस्ड इन अदर्स। यानी ये क्लियर है कि पहला सेंटेंस एक्स से शुरू होगा, तो पहला एक्स हो गया, दूसरा जेड हो गया और तीसरा वाई हो गया। सबसे अच्छी बात है कि इस वक्त 21 स्टूडेंट्स लाइव हैं और जिसमें से 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर डी लिखा है। डी इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही जवाब है। रही बात ये 4 लोगों की, जाहिर सी बात है कितना भी कोशिश कर लिया जाए, 2-4 लोग लापरवाही बरतते हैं। तो मेरे ख्याल से इस पहले रीअरेंजमेंट को लेकर कहीं कोई इश्यू नहीं है। बोला जाए एकदम क्लियर है या नहीं क्लियर है जी? रिप्लाई करें तभी आगे बढ़ेंगे। यस सर। सभी लोगों का क्लियर है ना ये? क्लियर है सर। तो चलिए ठीक है। अब हम लोग इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पर आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर है और देखते हैं जो वर्ड्स बताने लायक होगा वो मैं बता देता हूं पहले ही। चलिए, ये तो बिल्कुल आसान है, गलत नहीं होना चाहिए, फिर भी कुछ वर्ड्स बता दें। देयर वॉज नो नीड टू, इसमें कोई वर्ड का इश्यू नहीं है, कोई वर्ड को लेकर प्रॉब्लम नहीं है। सेट ए वॉच, यहां भी कोई वर्ड को लेकर कोई भी इश्यू नहीं है। फॉर वी हैड नथिंग, यहां भी वर्ड को लेकर कोई इश्यू नहीं है। टू फियर फ्रॉम एनीबडी और एनीथिंग इन द वास्ट, वास्ट का मतलब होता है बड़ा या विशाल। आप कह सकते हैं बड़ा या विशाल, या आप इसको बड़ा भी कह सकते हैं। और ये अनटीनेंटेड मतलब होता है किराए पर जिसे नहीं लगाया गया हो। टीनेंट एक वर्ड सब लोगों ने सुना होगा। टीनेंट मतलब किराएदार होता है, जिसकी स्पेलिंग होती है TENANT।
NANT, तो टीनेंट मतलब किराएदार हो गया, अन लग गया मतलब जो किराएदार नहीं है, और ईडी लग जाने से अब वो बन गया एडजेक्टिव, यानी जिस जगह को किराए पर नहीं लगाया गया हो। अनटीनेंटेड का मतलब किराए पर नहीं लगाया गया हो। और ये प्लेन, प्लेन का मतलब हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं समतल, या प्लेन मतलब आप बराबर भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ प्लेन का मतलब समतल या बराबर नहीं है। यहाँ प्लेन का मतलब हम सिंपल शब्दों में समझाएं तो हम कह सकते हैं कि मैदान। और अनटीनेंटेड का मतलब जिसे किराए पर न लगाया गया हो, जिसे किराए पर नहीं लगाया गया हो। तो जाहिर सी बात है इसमें सारे वर्ड्स एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। अब हम अभी से आपको 60 सेकंड्स का समय देते हैं। 60 सेकंड्स आपके पास है। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स। चलिए फटाफट इसको अरेंज करें। चलिए टाइम ओवर हुआ। टाइम ओवर। आइए अब मैं यहाँ से पब्लिक पोल का ऑप्शन दे रहा हूँ। आप अपना आंसर मुझे सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं किसका सही किसका गलत है। चलिए आंसर बताइए। जल्दी करें। माइक म्यूट रखें प्रिया नारायण। मुझे नहीं लगता है कि अभी माइक ऑन करने की कोई जरूरत है, और ना ही मुझसे बात करने की अभी कोई जरूरत है। माइक को म्यूट रखें, बेवजह माइक ऑन ना करें। चलिए लगभग सारे बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, और आइए इसके एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देते हैं। There was no need to, ये तो समझ में आ रहा है कि यहां जब टू है तो इसके बाद एक और टू हो नहीं सकता, इसलिए वाई कभी भी पहला वाक्य नहीं होगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो सी ऑप्शन है ये सीधा गलत हो गया। अब इतना तो समझ में हर किसी को आता है कि टू के साथ यहां जब आता है तो क्या आता है, V1 आता है। ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है, हर बच्चा समझ सकता है कि यदि टू प्रीपोजिशन लिखा है तो टू के बाद हमें क्या लिखना है, V1 लिखना है। यानी हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर टू लिखा हुआ है तो टू के साथ हमको V1 यूज करना है। तो अब हम यहां देख रहे हैं कि देयर वॉज नो नीड टू के साथ हमें वर्ब चाहिए। अब वर्ब की बात करें तो जेड वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन और ए ऑप्शन दोनों ही गलत हो गया। सी हमारा पहले से गलत है। अब हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। डी इज द राइट आंसर। और ये बहुत आसान है। देयर वॉज नो नीड टू सेट अ वॉच, यानी समय को सेट करने की जरूरत नहीं है। फॉर, सिंस, एज, बिकॉज मैंने पढ़ाया था, जिसमें विद ऑल, फॉर ऑल के बाद ऑब्जेक्ट आने पर विद ऑल फॉर ऑल का मतलब के बावजूद भी ऑपोजिट रिएक्शन ऑब्जेक्ट के पहले आता है। सब्जेक्ट के पहले रहे तो इसका मतलब सिमिलर रिएक्शन से होता है। ये
क्योंकि सिंस का सिनोनिम्स माना जाता है। अगर कॉपी आपके पास होगी सिंस एज बिकॉज वाली जो मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में, आप वहां से रिवीजन करेंगे। फॉर का मतलब यहाँ क्योंकि, कोई जरूरत नहीं है टाइम सेट करने की, क्योंकि वी हैड नथिंग, हमारे पास कुछ भी नहीं है। डरने के लिए, टू फियर, नथिंग टू फियर, डरने के लिए कुछ भी नहीं है। फ्रॉम एनीबॉडी, किसी से या किसी भी चीज से, किसी से या किसी भी चीज से। इन द वास्ट अनटेनेंटेड प्लेन, मतलब एक ऐसे जगह पर जहां किराए पर कुछ भी नहीं है। यानी ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि समझ में आ रहा है कि सबसे पहला सेंटेंस एक्स है, दूसरा सेंटेंस जो है वो वाई है, और तीसरा सेंटेंस जो है वो जेड है। एक्स वाई जेड, एक्स फिर वाई और वाई के बाद जेड। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर फिर एक बार हम देख रहे हैं कि जितने भी लोग लाइव हैं इसमें 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो ये बिल्कुल सही है आप लोग का, 15 बच्चों का, बाकी 4 लोग का आंसर गलत है। तो मैं एक बार पूछ रहा हूँ, क्या सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। चलिए फिर, जब सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक बार हम वर्ड्स देख लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पर वर्ड्स में बता दूं, आवर ओनली इनेमीज, इनेमीज मतलब शत्रु होता है, सभी को पता है। हीट, हीट का मतलब, वैसे तो हीट का मतलब आप, एक तो हीट ये होता है HIT, ये जो हीट होता है इसका मतलब होता है चोट मारना, किसी चीज पर कसकर मारना, हीट। एक हीट यहां लिखा हुआ है HEAT, हीट। इस हीट का जो मतलब है वो है, सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो गर्म। लेकिन यहाँ तात्पर्य गर्म से नहीं है, यहाँ तात्पर्य क्रोध से है, गुस्सा। तो हीट का मतलब आप सिंपल शब्दों में समझेंगे क्रोध या गुस्सा, क्रोध या गुस्सा। थ्रस्ट, THIRST, थ्रस्ट, थ्रस्ट का तात्पर्य यहाँ प्यास, प्यासा, प्यासा, ठीक है। और ये फ्लाई एक वर्ड होता है, वैसे तो फ्लाई FLY, फ्लाई का मतलब क्या होता है? फ्लाई मतलब होता है उड़ना, फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना। लेकिन यहाँ जो फ्लाई हमने देखा, इस फ्लाई का मतलब, आप यहाँ देख रहे होगे प्लूरल लिखा हुआ है, फ्लाई में क्या लगा दिया गया है? ES। यानी यहाँ जो फ्लाइज लिखा हुआ है, इस फ्लाइज का मतलब हो गया, फ्लाई मतलब उड़ना, और ये फ्लाइज आप देख सकते हो IES, ठीक है। ये वर्ब नहीं हो सकता है क्योंकि इनेमीज यदि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ V5 नहीं, जब आएगा तो V1, इसका मतलब ये वर्ब नहीं है, नाउन है। तो फ्लाइज का यहाँ तात्पर्य हो गया उड़ने से रिलेटेड बेलगाम, यानी कोई चीज उड़ता जब है तो वो कंट्रोल में नहीं होता है, जहां मन करता है वहां उड़ता है। तो फ्लाइज का मतलब बेलगाम। हीट मतलब गुस्सा, थ्रस्ट मतलब प्यासा, और फ्लाइज मतलब बेलगाम। बट फार, फार का मतलब यहाँ सिनोनिम समझो। फार मतलब मैं समझा दूं कि बहुत, ये सेंटेंस पर स्ट्रेस डालने के लिए हो गया बहुत, यानी इसका सिनोनिम्स अगर हम कहें तो आप समझ सकते हैं मच, ठीक है। और फ्रॉम मैन, एंड ये क्या है? BEAST, बिस्ट, BEAST, बिस्ट, बिस्ट का मतलब हम कह सकते हैं जानवर। और बाकी यहाँ रैदर वुड आई हैव फेस्ड एनी डेंजर। ऑफुल, ऑफुल मतलब हो गया बेतुका। तो सारे वर्ड्स यहाँ लगभग मैंने आपको बता दिए हैं। अभी से मैं आपको 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं। आपके पास 60 सेकेंड्स है, आप फटाफट इसको अरेंज करें। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल भी है। कुछ सर ग्रामेटिकल, ट्रिनिटी मीन्स? कुछ ग्रामेटिकल चीजों को भी ध्यान में रखना है। अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप एकदम आसानी से जवाब दे पाएंगे। अच्छा, एक बच्चे सर ने क्या पूछा? ट्रिनिटी मीन्स क्या? ट्रिनिटी ट्रिनिटी, ऑफुल के बाद जो। हाँ, ट्रिनिटी मतलब होता है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति का मतलब एक मूर्ति, त्रिमूर्ति यानी 3 मूर्तियां, सिंपल शब्दों में कहोगे तो 3 मूर्तियां, त्रिमूर्ति, ठीक है। चलिए,
त्रिमूर्तियां। और ये ऑफुल मतलब आप कह सकते हैं, जैसे ऑफुल मतलब बेतुका या भयंकर भी कह सकते हो, सिंपल शब्दों में भयंकर, भयंकर, ऑफुल, भयंकर। चलिए अब इसको आप अरेंज करिए। मेरे ख्याल से अरेंज हो गया होगा, थोड़ा सा 1 मिनट हम टाइम लेंगे। चलिए समय समाप्त हुआ, बना तो लिए ही है। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशंस को थोड़ा सुन लेते हैं। मैं यहां से इसको हटा रहा हूं। कह रहा है कि आवर ओनली इनेमीज, हमारे जो केवल शत्रु हैं वर। अब जाहिर सी बात है, यदि यहाँ वर लिखा हुआ है तो अब यहाँ सिंपल सी बात अगर हम करें तो इतना तो समझ में सब लोग को आ रहा है कि वर के साथ ये फ्रॉम, मैन और बिस्ट देन, सर ये होने तो का होने, ऑप्शन नहीं दिया। यहाँ वर के साथ फ्रॉम, मैन और बिस्ट देन, ये देन कहां से आ सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप कहीं पर भी देन यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये क्लियर है कि देन के पहले जो एक डिग्री आएगा वो कंपैरेटिव डिग्री हो। और देन के पहले अगर ये सेंटेंस हम लोग लिखते हैं आवर ओनली इनेमीज वर, इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। इसका मतलब वाई से सेंटेंस की शुरुआत हो नहीं सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है, इसमें कोई भी सेंटेंस वाई से शुरू नहीं हुआ है। तो इतना तो समझ में आ गया कि वाई पहला वाक्य नहीं होगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि आवर ओनली इनेमीज वर रैदर, अगर मान लो हम ये रैदर वुड लिखते हैं तो हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है? क्योंकि एक ही सेंटेंस में वर रैदर वुड, ये हमारे किसी भी स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं पढ़ाया गया कि वर रैदर वुड, वर भी हो और वुड भी हो। या तो वुड होगा या फिर वर होगा। इसका मतलब सेकंड सेंटेंस, ये जो सेकंड पॉइंट हमने जेड चेक किया, यानी जेड वाला भी पहला वाक्य नहीं हो सकता है। जब जेड पहला नहीं होगा तो बी और डी ये दोनों ही क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने पब्लिक पोल का ऑप्शन दिया नहीं है अभी तक, एक बार मैं दे लेता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। पहले अपना आंसर बता दो आप लोग, क्योंकि बनाकर सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग बनाकर बैठे हुए हैं, तो अपना एक बार आंसर बता दें। चलिए यहां तक सब लोग का आंसर आ चुका है। अब हम एक बार इसको पब्लिश कर देते हैं।
यहाँ अलग अलग आंसर्स आए हैं। 18 लोगों ने सी कहा है, 3 लोगों ने ए कहा है। अच्छा, बी और डी अब तो कहने का कोई सवाल ही नहीं होता है, ए और सी में लड़ाई है। देखते हैं, ए और सी दोनों ही में एक्स जो है ये पहला वाक्य है। ये तो क्लियर है कि एक्स पहला है, क्योंकि आवर ओनली इनेमीज वर हीट, हमारे जो शत्रु थे वो गुस्से में थे, प्यासे थे और बेलगाम थे। लेकिन फार, फार का मतलब हो गया फार बराबर मच। तो यहाँ अब हमको मच का मतलब समझ में आ चुका है कि मच का मतलब क्या है, बहुत है। फार मतलब भी बहुत हो गया। और ये फार रैदर, फार रैदर वुड आई हैव फेस्ड एनी डेंजर फ्रॉम मैन और ब्रिस्ट देन। मैं ऐसा इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि देन के बाद रैदर नहीं आएगा। मान लो अगर हम सेंटेंस में कुछ यूं लिखे कि देन पहले लिख दे और तब जाकर के हम रैदर लिखे, तो देन रैदर नहीं होता है। हर बच्चा प्रीफर में पढ़ा है कि रैदर देन होता है। तो जब रैदर देन होता है तो जाहिर सी बात है पहले हम z लिखेंगे और फिर y लिखेंगे। यानी ये क्लियर है कि पहला x है, x के बाद दूसरा जो है वो z है और तीसरा जो है वो y है। तो x z y, हम लोगों ने हिंदी भी नहीं किया, ग्रामेटिकल इसको सजाया, तो ये पूरा हो गया। 18 लोगों ने सी बोला है और सी इज द राइट आंसर। सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। हाँ जी, बोला जाए, इसमें कहीं कोई डाउट किसी को भी? जल्दी रिप्लाई करें, इतना इंतजार में बैठे हुए हैं। किसी को कोई डाउट है? नो डाउट सर। चलिए, चलिए ठीक है। तो हम लोग यहां तक क्लियर कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अब ये रहा। चलिए, चौथा क्वेश्चन, इसमें कुछ वर्ड्स बता देते हैं सबसे पहले। जैसे एक वर्ड है, ये देखो, एक वर्ड है स्ट्राइकिंग। तो स्ट्राइकिंग का मतलब, ये क्या खुल गया झूठ मूठ का, एक मिनट इसको रहने दो। क्या क्या खुल जा रहा है? एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दो। क्या खुल जाता है बिना मतलब। चलिए, तो यहाँ एक वर्ड जो है वो है स्ट्राइकिंग। देखो, एक वर्ड होता है स्ट्राइक, STRIK, स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है चोट मारना। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल। अब तुमको दो मतलब मैंने बताया। स्ट्राइक का एक मतलब होता है किसी चीज पर चोट मारना, और एक मतलब होता है हड़ताल। ठीक है, आपको सोचना है कि स्ट्राइक का मतलब यहाँ क्या है। यहां मैं एक वर्ड बता रहा हूं, स्लेज, SLEDGE, स्लेज। स्लेज का सिंपल सा शब्द हम शब्दों में अगर कहें तो हम कह सकते हैं हथौड़ा। थोड़ा सा चल नहीं रहा है, हथौड़ा। सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो स्लेज का मतलब हो गया हथौड़ा। तो हथौड़ा से अब आप समझ सकते हो कि यहाँ स्ट्राइक का मतलब क्या होना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, यदि स्लेज का मतलब हथौड़ा है तो आप बताइए स्ट्राइक का मतलब हड़ताल होना चाहिए या स्ट्राइक का मतलब चोट मारना होना चाहिए? चोट मारना चोट सर। मार चोट चलिए मारना ठीक है, सर। ठीक, ठीक है। अब आपका यहां से समय शुरू होता है। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, 1 मिनट आपके पास है, फटाफट आप रिप्लाई करें। बना ले, बना करके रेडी रहे बताने के लिए। तो आप बताएं।
मेरे ख्याल से 1 मिनट हो चुका है, ज्यादा हो गया समय। चलिए ठीक है, नाउ योर टाइम अप, समय समाप्त हुआ, समय आपका समाप्त हुआ। चलिए, सब लोग बना ही चुके हैं। अब यहां से थोड़ा सा इसको हम आइए, सबसे पहले पब्लिक पोल के थ्रू इसका आंसर बता दें, उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए अपना आंसर बताइए। चलिए, सब लोगों ने जवाब दे दिया है। एक बच्चा और एक बच्ची, प्रिया नारायण और पिंटू कुमार, ये 2 लोग को छोड़ करके बाकी सब लोगों ने अपना जवाब दे दिया है। इन लोग के लिए अभी बहुत समय कम मिला है, इन लोगों को पूरा दिन चाहिए जवाब सोचने के लिए। आइए हम लोग यहाँ पर थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 10 का मतलब अतः होता है। 10 मतलब अतः। कभी भी अगर 10 की बात आती है तो सिंपल शब्दों में हम बात करेंगे, 10 का मतलब अतः हुआ। 10 आई स्टैंड ऑन ए, अब जाहिर सी बात है, स्टैंड ऑन, स्टैंड मतलब खड़ा होना। आप कहाँ खड़े हैं? है चोट पर। अच्छा, ऑन यहाँ है तो फिर एक अपॉन होगा नहीं, जाहिर सी बात है, ऑन अपॉन दोनों एक साथ तो आएगा नहीं। कोई भी बच्चा समझ सकता है कि एक आदमी हिल, पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, यानी पहला सेंटेंस एक्स हो गया। और खड़ा है साथ साथ क्या करता है? देखता है लेबर। लेबर मतलब मजदूर को क्या करते हुए? चोट मारते हुए। किस चीज से? हथौड़े से। किस चीज पर? अपॉन द डिस्टेंट रेलवे, यानी दूर में एक रेलवे पटरी बिछ रही है, उस पटरी पर मजदूर हथौड़े से क्या कर रहे हैं? चोट मार रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ एकदम क्लियर सा पॉइंट है कि हम लोग सबसे पहला सेंटेंस हमारे लिए क्या हो गया, मैं यहां से क्लियर कर दूं। सबसे पहला हो गया एक्स, एक्स के बाद हो गया, जाहिर सी बात है, जेड, और जेड के बाद हो गया वाई। तो एक्स जेड वाई वाला ऑप्शन अगर देखा जाए तो बी इज द राइट आंसर। और यहाँ आंसर रिजल्ट भी आ चुका है, सब लोगों ने अपना अपना जवाब दे भी दिया है। तो यहाँ हम इसको पब्लिश कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 12 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना आंसर बी कहा है। हालांकि ये 3 2 और 2, यानी 3 2 5 2 7 लोग, हम कह सकते हैं कि मूर्खता किए हैं। गलत तो होना नहीं चाहिए था, मगर अब मूर्खता है, ये गलती करना उनकी मूर्खता है। वो गलती कर रहे हैं तो करने दिया जाए। चलिए, अब हमको लगता है कि इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट नहीं है, अब हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। क्यों जी, इसमें कोई डाउट किसी को? जी सर। चलिए, अब हमारे पास हमारे स्क्रीन पर 5वां क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ वर्ड्स की हिंदी बता दें। तो सीम, सीम का मतलब होता है मालूम पड़ना। इट सीम्ड टू देम, इस पूरे का मतलब हुआ उन लोगों को मालूम पड़ता था। ठीक है, सीम्ड मतलब हो गया मालूम पड़ना या लगना। मालूम पड़ना, मालूम पड़ना या लगना, समझ में आ ही गया है। और यहाँ एक वर्ड है कंसीव। कंसीव का मतलब सिंपल शब्दों में हम कहें तो कह सकते हैं विचार करना। विचार करना, कंसीव, विचार करना। और और तो कहीं कोई वर्ड में हमको कोई इश्यू दिख नहीं रहा। अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर। और प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान। पोजीशन मतलब स्थिति। सॉलिड मतलब ठोस, लैंड जमीन। राइजन ऊपर उठना, गो डाउन नीचे आना, देन, सारी चीजें क्लियर है। चलिए, यहां से आपके पास समय शुरू होता है। 60 सेकेंड्स आपके पास है, सोच ले, समझ ले और इसका भी आंसर बताने के लिए तैयार है।
चलिए, समय समाप्त हुआ। चलिए, टाइम तो 1 मिनट से ज्यादा ही हमने दे दिया। हो गया, टाइम अप, समय समाप्त हुआ। चलिए, सब लोग तैयार हैं अपने अपने आंसर्स के लिए बताने के लिए। हम आपके सामने पब्लिक पोल का ऑप्शन रख रहे हैं। चलिए, अपना आंसर बताया जाए। चलिए, लगभग सब लोग का आंसर आ गया है, 1-2 लोग को छोड़कर। सिर्फ एक बच्चा है, उसका जवाब नहीं आया है, उसको रहने दिया जाए, उससे नहीं बन पाया। आइए इसका समझते हैं हिंदी। इट सीम टू देम, उन लोगों को मालूम पड़ता था, फार इजियर, बहुत आसान। उन लोगों को क्या मालूम पड़ता था कि मतलब कोई चीज बहुत ही आसान है। अच्छा, क्या आसान है? टू कंसीव, विचार करना। विचार करना कह लो या कल्पना करना, विचार करना। अच्छा देखो, इजियर वर्ड यूज हुआ है। इजियर का मतलब यहाँ कौन सा डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। तो इजियर कंपैरेटिव है, तो जाहिर सी बात है इसके बाद वाले सेंटेंस में कंपैरेटिव के साथ क्या आता है? कंपैरेटिव के साथ आता है देन। यानी अगला वाक्य में क्या आएगा? देन आएगा। अभी देन कहाँ है? हम ढूंढते हैं। तो देखो, देन यहाँ है। यानी ये क्लियर है कि इट सीम टू देम फार इजियर टू कंसीव देन। यानी ये पहला सेंटेंस क्लियर है कि एक्स होगा। अब एक्स का मतलब ये तीनों ही वाक्य सीधा सीधी गलत हो गया, आगे का अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा सेंटेंस यहीं से बन चुका है। अब कंसीव दैट वाटर हैड गॉन डाउन देन द सॉलिड लैंड हैड राइजन। अच्छा देखो, राइजन मतलब ऊपर उठना। कोई चीज ऊपर उठेगा तो जाहिर सी बात है अपवर्ड, ऊपर की ओर जाएगा। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये जो वाई है, वाई में सॉलिड लैंड जो है, वो जो ठोस जमीन है, वो ऊपर उठ चुकी थी। तो राइजन मतलब ऊपर उठना, तो ऊपर उठेगा तो जाहिर सी बात है राइजन कहीं ना कहीं इस बात का प्रूफ है कि राइजन में चीजें ऊपर उठती हैं, तो इसका मतलब राइजन के बाद वाले वाक्य में अपवर्ड ही आना चाहिए। तो ये क्लियर है कि वाई के बाद जब आएगा तो जेड आएगा, तो वाई के बाद जेड आएगा ना कि जेड के बाद वाई। इसलिए ये भी गलत और ये भी गलत। y के पास z आया है, बट सबसे पहला वाक्य x होगा क्योंकि हमारा कंपैरेटिव डिग्री देन ले रहा है। यानी ये क्लियर है कि सबसे पहला वाक्य x हुआ, x के बाद y हुआ और y के बाद z हुआ। और यहाँ हम इसको अगर दिखा दें पब्लिक पोल के थ्रू, तो इस बार सिर्फ 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका आंसर सही है, बाकी लोगों ने गलती कर दी। जिन लोगों का भी गलत है आप देख लें, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है? सर देन के साथ दैट आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? देन के साथ दैट नहीं आएगा तो किसके साथ आएगा? क्योंकि आप देख लो, दोनों तरफ बराबर बराबर तुलना हो रहा है। एक तरफ लिखा हुआ है दैट द वाटर हैड गॉन डाउन देन दैट सॉलिड लैंड हैड राइजन। बिल्कुल बराबर तुलना हो रहा है, दोनों तरफ दैट है, क्यों नहीं आएगा? ये तो समझ में आता है ना, कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आता है? देन आता है। हाँ जी बोलो, बोल नहीं रहा है। चलिए, और किसी को कोई डाउट है इसमें? जल्दी जवाब दो। नो डाउट सर। चलिए ठीक है, अब हम लोग ये समझ चुके हैं क्वेश्चन 8 का, सॉरी 8 बच्चों ने सही बनाया, 5 नंबर क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। टोटल 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे आज। हाँ, ये कुछ वर्ड्स मैं बता दूं। देखो, यहाँ ड्रैंक सबको पता है, फ्लंग। इंसान जब शराब पी करके नशे में गिर जाता है तो उस गिरने को हम लोग एक सिंपल शब्दों में कहते हैं फॉल, FALL। फॉल मतलब गिरना। और फॉल का एक साइनो होता है FL
ING, फ्लिंग। बात समझो, फ्लिंग। और ये फ्लिंग का ये जो तुम देख रहे हो फ्लंग, ये V2 है। तो फ्लिंग का मतलब क्या हो गया? छितराना। फ्लिंग का मतलब शराब पी करके हम जमीन पर ऐसे गिर गए, शराब पी ऐसे गिर गए, है ना? ना शर्ट का पता है, ना पैंट का पता है, ना मोबाइल कहाँ है, पैसा कहाँ है, नाली में गिरे हैं कि जमीन पर गिरे हैं, पता नहीं, छितरा गए वहीं पर। तो यही होता है फ्लिंग। फ्लिंग मतलब छितरा जाना, गिरकर छितरा जाना। फ्लिंग का V2 क्या हो गया? फ्लंग। तो अब यहां पर सारे ऑप्शंस क्लियर हैं। थॉरली, थॉरली मतलब पूरी तरह से। थॉरली का मतलब पूरी तरह से। पूरी तरह से। और टायर्ड आउट एंड आवर सेल्स डाउन ऑन द, ये बहुत आसान है। चलिए 60 सेकेंड्स आपके पास है। 60 सेकेंड्स यू हैव। जल्द से जल्द इसको अरेंज करें। 60 सेकेंड्स। चलिए 60 सेकेंड्स पूरा हुआ। अब मैं यहाँ पब्लिक पोल का ऑप्शन दे रहा हूँ, फटाफट पहले इसका आंसर बता दे, फिर एक्सप्लेनेशन देते हैं। जल्दी जवाब दें। बहुत आसान है, जो बच्चे ध्यान से पढ़े होंगे उनका बिल्कुल सही हुआ होगा। We drank a little and flung. अगर इस क्वेश्चन को कोई बच्चा गलत बनाएगा तो ये मान लिया जाएगा उसके पास एकदम माइंड नहीं है, एकदम दिमाग नहीं है उसके पास। चलिए तो यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा देखिए, इस बार क्या हुआ है कि ये मेरी गलती है टाइप को लेकर के। ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, ए और डी, ये दोनों एक ही टाइप हो गया है। यानी ए ऑप्शन और हमारा डी ऑप्शन, ये दोनों एक ही टाइप हो गया है। ZYX और ZYX, यानी जो भी बच्चे ए कहें या डी कहें उनका आंसर सही मान लिया जाएगा भी, क्योंकि ये मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। We drank a little and flung, हम लोग थोड़ा पिए और पीने के बाद छितरा गए, यानी गिर गए। नशे में आदमी पीकर कैसे गिर जाता है, छितरा जाता है जमीन पर। अच्छा, छितराए कहाँ? खुद को। कहाँ? डाउन, नीचे। कहाँ? ऑन द सैंड, जमीन पर। थॉरली टायर्ड आउट, और पूरी तरह से क्या हो गए? थक चुके हैं। टायर्ड मतलब थका हुआ। एंड सुन, और जल्द ही। वर अस्लीप, सो गए। तो जाहिर सी बात है, एकदम आसान है। पिए, गिर के वहीं जमीन पर छितरा गए, यानी बालू पर, और पूरी तरह थके हुए थे, फिर हम जल्द ही सो गए। यानी ये क्लियर है कि पहला ऑप्शन जेड है, जेड के बाद वाई है, और वाई के बाद हमारा एक्स है। जेड वाई एक्स दोनों में लिख दिया गया है, इसलिए ए और डी, जो भी बच्चों ने ए या डी अपना आंसर पब्लिश पोल के जरिए दिया है उनका सही मान लिया जाएगा। तो मैं देख लेता हूं, यानी 9 4 13, 9 + 4 13, 13,
13 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना आंसर सही दिया है। 13 स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही। 5 लोग हैं जो बी कह रहे हैं। बी का मतलब उनके हिसाब से है YZX। उनके पास हमको नहीं लगता है कि दिमाग है। अब ज्यादा हम क्या बोले, उनके पास दिमाग नहीं है। थोड़ा सा पीते हैं, छितरा जाते हैं इस सैंड बालू। उनको ये भी समझ में नहीं आता है कि बालू के पहले कुछ प्रीपोजिशन आएगा, बालू पर छितराते हैं, बालू के अंदर छितराते हैं। इनके पास माइंड बोल करके चीज नहीं। अब जिसके पास माइंड नहीं है उसको पढ़ाना, समझाना, उसको रिजल्ट तक पहुंचाना बहुत ही असंभव सी बात है। चलिए मैं पूछ रहा हूं सारे बच्चों से, एकदम क्लियर है क्वेश्चन? जल्दी बोलो ना जी। यस सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन। आपके पास टाइम है 7वें क्वेश्चन के लिए। अभी से समय आपका शुरू होता है। थोड़ा सा वर्ड चेक कर लेते हैं। स्टैंडर्ड टाइम लाइव्स ऑफन टेक इट फॉर ग्रांटेड। एज्यूम मतलब अनुमान लगाना। टू बी ए पार्ट ऑफ। नेचुरल मतलब प्राकृतिक। फिनोमिना मतलब घटना, प्राकृतिक घटना। ठीक है, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां से मैं आपका स्टॉप वॉच ऑन कर रहा हूं। चलिए इसको मैं ऑफ कर दिया। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स। समय शुरू होता है। चलिए 1 मिनट तो हो ही गया आपका। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं बैक। चलो फिर यहां से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम देखो एक वर्ड होता है STZ, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टाइम जोन। यानी ये तो समझ में आता है ना कि टाइम जोन। आप मोबाइल वगैरह में भी, लैपटॉप वगैरह में भी जो टाइम सेट करते हैं तो वो एक जोन के हिसाब से होता है कि आपका जोन क्या है। तो स्टैंडर्ड टाइम जोन, ये जो भी बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं उनको ये पता होता है कि स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है। फिलहाल मैं थोड़ा सा आंसर जान जाऊं आपका कि आपने आंसर क्या दिया है। पहले अपना आंसर बता दिया सब लोग, क्या आंसर सोचा है। जल्दी करें। चलिए सब लोग आंसर आ चुका है। द आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड टाइम जोन, ये तो क्लियर है कि पहला वाक्य जो होगा वो वाई से होगा। यानी उस बेस पर अगर देखें तो ये ए गलत और ये बी गलत, सी और डी में लड़ाई है। हैज बिकम सो इंटीग्रल। इंटीग्रल एक वर्ड है, मैंने इसकी हिंदी नहीं बताई, लेकिन इंटीग्रल की हिंदी जो होती है वो अनिवार्य। इंटीग्रल का हिंदी होता है अनिवार्य। अनिवार्य मतलब आवश्यक, अनिवार्य। अनिवार्य समझ ही रहे हैं आप, इंटीग्रल अनिवार्य। तो आइडिया ऑफ ए स्टैंडर्ड टाइम जोन, स्टैंडर्ड टाइम जोन का जो आइडिया है वो हैज बिकम, बन चुका है, बहुत ज्यादा अनिवार्य। टू आवर, अब क्या आवर क्या, जाहिर सी बात है टाइम जोन, समय हमारे लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य हो चुका है, अति आवश्यक हो चुका है। तो कोई बच्चा समझ सकता है कि आवर क्या, लाइफ्स, हमारे जीवन के लिए। दैट
We often take it for granted and assume it to be a part of natural phenomena. यानी टाइम जोन जो है वो अनिवार्य बन चुका है हमारे जीवन के लिए, जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। वी ऑफन टेक इट फॉर ग्रांटेड। ग्रांटेड मतलब प्रमाणित करने के लिए हम अक्सर इसको यूज करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि ये हमारे नेचुरल प्राकृतिक घटनाओं का एक भाग है। कोई बच्चा समझ सकता है कि सबसे पहला होगा वाई और वाई के बाद हो जाएगा, जाहिर सी बात है, एक्स और एक्स के बाद हो जाएगा जेड। तो वाई एक्स जेड वाला अगर हम ऑप्शन देखें तो वो डी है। डी इज द राइट आंसर। और सबसे अच्छी बात है कि 12 ऐसे बच्चों ने डी ऑप्शन पर टिक लगाया है। तो जिन लोगों का गलत है वो 6 लोग हैं। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को भी एक्सप्लेनेशन में? जल्दी रिप्लाई करो तभी तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर एकदम आसान था। टाइम जोन है, आवर लाइफ्स है, कोई बच्चा समझ सकता है कि वाई के बाद एक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो गलत होगा तो हम यहीं से कह देंगे बाई नेम कि एकदम तुम मूर्ख हो। तुमसे बड़ा मूर्ख अभी धरती पे ना था, ना है, ना होगा। चलिए, आपके पास टाइम है 60 सेकेंड्स। हालांकि ये क्वेश्चन बन गया होगा सब लोगों का, इसमें कुछ है नहीं। चलिए, टाइम अप, समय समाप्त हुआ। पहले पब्लिक पोल करा लेते हैं। चलिए, ये आंसर बताइए। सब लोग का जवाब आ गया है। एक दो लोग हैं, उसके लिए इतना समय बहुत कम पड़ गया, उसको अभी और चाहिए 1 आध घंटा। चलिए, सम ऑफ दीज, जाहिर सी बात है दीज के बाद जब आता है तो ये कोई बच्चा समझ सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो दीज के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या है? रॉक्स। सम ऑफ दीज रॉक्स, चट्टानों में से कुछ राइज उठते हैं। तो जाहिर सी बात है उठेंगे तो कहाँ उठेंगे? हाइट पर, टू द हाइट ऑफ मोर देन 2000 फीट अबव द सी। यानी जाहिर सी बात है, एकदम क्लियर है। इसमें हम क्या एक्सप्लेनेशन दे? पहला सेंटेंस जेड है, एक्स है और उसके बाद वाई है। तो जेड एक्स वाई का ऑप्शन देखा जाए तो ये है बी ऑप्शन। बी इज द राइट आंसर। और इस बार सबसे अच्छी बात है कि जितने बच्चे हैं सब लोगों का ये आंसर सही है, सब लोगों ने सही बनाया। चलो भाई, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए, इसमें कुछ वर्ड्स बता देते हैं। इविडेंटली, इविडेंटली का मतलब होता है जाहिर तौर पर, यकीनन, जाहिर तौर पर कहो, यकीनन कहो, या फिर कह सकते हो स्पष्ट रूप से, या कह सकते हो बेशक, इविडेंटली। यानी आप कह सकते हो बेशक, या कह सकते हो जाहिर, जाहिर तौर पर। समझ में आ ही गया तो फिर क्या, मिटा देना इसको। अब हम लोग यहां से समझ रहे हैं जाहिर तौर पर हो गया,
अब ये चीज यहां तक तो समझ में आ ही गया है। अब ये क्या है अगला कि डेडली लुकिंग कोबरा। कोबरा एक सांप की प्रजाति की बात हो रही है, और डेडली लुकिंग मतलब घातक दिखने वाला है, जानलेवा दिखने वाला। डेडली मतलब खतरनाक दिखने वाला, लुकिंग मतलब दिखने वाला, खतरनाक दिखने वाला। एक वर्ड है यहाँ RE, देखो एक वर्ड है REPTILES, रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स का मतलब होता है रेंगने वाला, जमीन पर रेंगने वाला। तो जाहिर सी बात है रेंगने वाला अगर कुछ है इस पैसेज में तो उतना तो समझ में हर बच्चा समझ सकता है कि रेंगने वाला अगर कुछ है तो वो है क्या भाई, तो सांप है, रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स का मतलब आप सिंपल शब्दों में कह सकते हो सांप। सांप, ठीक है, सांप। ऐसा लिखने में इशू आ रहा है। तो रेप्टाइल्स मतलब सांप हो गया। और बाकी कहीं कोई एक्सेप्शन मतलब अपवाद, एक्सेप्शन मतलब अपवाद, एक्सेप्शन मतलब अपवाद, सभी को पता है। अब यहां से हम समय दे चुके हैं, आपके पास टाइम है 30 सेकेंड्स, सॉरी 60 सेकेंड्स, अरेंज कर लो। एकदम आसान है ये, बहुत आसान है। चलिए, स्टॉप वॉच आप लोग का हो चुका है, समय 1 मिनट पूरा हुआ। चलिए स्टॉप वॉच हम ऑफ कर दे रहे हैं यहाँ से। आइए यहाँ से पब्लिक पोल का ऑप्शन देते हैं, पहले आप जवाब बताएं। एक बच्ची है अनामिका कुमारी, सिर्फ उसने जवाब नहीं दिया, बाकी सब लोगों का जवाब आ चुका है। आइए इसको अरेंज करते हैं। इविडेंटली, इविडेंटली मतलब हो गया यकीनन, कोई भी बच्चा समझ सकता है। इट वॉज टू ऑफ, टू के बाद ये ऑफ, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। वाज ऑफ, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इसका मतलब ये एक्स से शुरू होने वाला वाक्य है नहीं, सीगल। टू टू, इट वॉज टू, कोई बच्चा समझ सकता है कि वाई से शुरू होने का कोई चांस बनता ही नहीं है। यानी बिना पढ़े ये हमारा सेंटेंस अरेंज होता है कि द राइट आंसर इज डी। इट वॉज टू ड्राई फॉर गेम, कोई चीज है यकीनन जो बहुत सूखा है खेलने के लिए। एंड विद द एक्सेप्शन, कोई भी बात समझ सकता है कि विद द एक्सेप्शन ऑफ ए डेडली लुकिंग कोबरा, एक अपवाद के साथ कि बहुत सूखा है, यहाँ अपवाद के तौर पर कि शायद ही कोई यहाँ कोबरा हो, मतलब अपवाद है, कोबरा का मिलना यहाँ अपवाद है। अगर मिल गया तो अब इस पर कुछ कहा नहीं, कमेंट नहीं किया जा सकता है, बट यहाँ मिलने का कोई चांस नहीं है, एक्सेप्शन है। अगर मिल गया तो अपवाद मान के चलेंगे। वैसे यहाँ बहुत सूखा है, यहाँ कोई कोबरा मिलने वाला है नहीं। और टू या फिर दो, विसा जो हम लोगों ने देखा था, नो रेप्टाइल्स, यानी जो दो सांप हमने देखा था वो सांप भी यहाँ मिलने का कोई उम्मीद नहीं है। एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्शन, अपवाद यानी नहीं है। सिंपल सी बात, यकीनन यह बहुत सूखा है खेलने के लिए। विद द एक्सेप्शन, अपवाद के साथ। अपवाद का मतलब अगर वो चीज मिल जाता है तो ये इग्नोर करने वाली बात है, लेकिन यहाँ मिलने वाला नहीं है। क्या नहीं मिलने वाला है, तो वो डेडली लुकिंग कोबरा, खतरनाक दिखने वाला कोबरा नहीं मिलेगा। और ना ही यहाँ पर वो दो सांप मिलेगा जो हम लोगों ने देखा था। ईसा
हम लोगों ने देखा था 2 सांप, वो 2 सांप भी आपको मिलने वाला नहीं है। नो रेप्टाइल्स, यानी 2 सांप जो हम लोगों ने देखा था वो 2 सांप भी यहाँ पर नो रेप्टाइल्स वो नहीं है। तो यहाँ पे एकदम क्लियर है कि Z से शुरू होगा पहला, और दूसरा X और तीसरा Y। सबसे अच्छी बात है कि जितने भी लोग लाइव हैं 3 लोगों को छोड़ करके सारे बच्चों ने सही बनाया। अब ये 3 लोग पता नहीं क्यों बी टिक लगाए हैं, उनके पास दिमाग नहीं है, क्या नहीं है कि दिमाग बेच दिए हैं। इट वॉज टू वी सा नो रेप्टाइल्स, उनसे पूछना पड़ेगा या खुद वो सोचे बैठ करके कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ जी बोलो, इसमें कोई डाउट है किसी को एक्सप्लेनेशन पर? नहीं सर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। आपको 10 क्वेश्चन मैंने कहा था रीअरेंज कर देंगे, ये 10वां क्वेश्चन रहा। चलिए, ये बहुत आसान है, अगर यहाँ कोई बच्चा गलती करेगा तो मान लिया जाएगा उसके पास कोई दिमाग नहीं है। वैसे कुछ वर्ड्स की हिंदी बता दे। यहाँ से देखो, लेवल, लेवल मतलब स्तर होता है, पता है। सी मतलब समुद्र होता है। हॉरिजॉन्टल, साइंस के बच्चे हैं, हॉरिजॉन, ये देखो, ये जो बिजली का खंबा है ये वर्टिकल है, और ये 2 खंभों के बीच जो तार खींची गई है इस रूप में ये होता है हॉरिजॉन्टल, इसी को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे लाइव क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा जी, हॉरिजॉन्टल पता है ना? यस सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पोजीशन, स्थिति। ये क्या है? STRATA, स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं स्तर या परत। स्ट्रेटा मतलब परत, परत कहो या स्तर कहो एक ही बात है। मरीन, मरीन समुद्री होता है, जो पानी में रहता है उसे मरीन कहते हैं। मरीन शिप भी होता है जो पानी के अंदर पनडुब्बी होता है। मरीन एनिमल्स होते हैं जो पानी समुद्र के अंदर जानवर पाए जाते हैं। तो मरीन कोई भी हो सकता है, जो भी पानी के अंदर है वो मरीन है। ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जीव, ओरिजिन मतलब जीव। उत्पत्ति, ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति भी आप कह सकते हैं। ऑकर मतलब होना, घटित होना, होना। एवब द, एवब मतलब ऊपर, जो भी है समझ में आ रहा है। अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब आप कह सकते हैं उपस्थिति। अपीयरेंस का मतलब उपस्थिति या दिखावट। अपीयर मतलब प्रकट होना होता है, अपीयरेंस मतलब उपस्थिति या दिखावट। नाउ द फर्स्ट एंड मोस्ट, पहला और सबसे अच्छा। तो ये एकदम वर्ड यहाँ पर क्लियर है। चलिए 60 सेकंड्स आपके पास है, 60 सेकंड्स, सॉल्व करें। लास्ट क्वेश्चन है, हर कोई कोशिश करेगा कि सही हो। चलिए, मेरे ख्याल से क्वेश्चन बन भी गया होगा ये, आपका समय भी पूरा हुआ। समय हो चुका है, चलिए टाइम अप, स्टॉप वॉच ऑफ कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताइए। एकदम आसान है, अगर कोई इसको गलत बनाएगा तो मान लिया जाएगा उसके पास एकदम बुद्धि नहीं है। एकदम आसान है ये क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है ये, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बिना पढ़े ये क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, इसको थोड़ा ग्रामेटिकल चेक कर लेते हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि एबव क्या, एबव जब भी आएगा तो ये समझ में आ रहा है कि एबव लेवल ऑफ सी,
एबव मतलब ऊपर, समुद्र के सतह से ऊपर, एबव लेवल ऑफ सी, यानी क्लियर है कि एक्स के बाद जेड होगा। तो एक्स जेड ये तो ग्रामेटिकल समझ में आ रहा है कि एक्स के बाद क्या आएगा, जेड आएगा, यानी पहले एक्स है फिर जेड है। एक्स जेड वाला ऑप्शन अगर हम देखें तो ये सी ऑप्शन गलत हो गया, और जेड एक्स है ये भी गलत हो गया, यानी ए और बी में लड़ाई है। अब देखना है कि ये जो वर्ड है नाउ द फर्स्ट एंड मोस्ट, सबसे पहला और सबसे बेहतर। अब जाहिर सी बात है पहला वाक्य क्या होगा, सबसे बेहतर स्ट्रेटा ऑफ मरीन ओरिजिन ऑकर एबव द लेवल ऑफ सी इन हॉरिजेंटल पोजीशन, सिंपल अपीयरेंस इज वेयर। अगर ये हम अरेंज करें तो ये पूरी तरह से गलत हो रहा है। यानी कोई बच्चा समझ सकता है कि नाउ द फर्स्ट एंड मोस्ट सिंपल अपीयरेंस, पहला और बेहतर, सबसे बेहतर जो सिंपल अपीयरेंस है, एक साधारण सी उपस्थिति है, वेयर कहां, जो स्तर है मरीन ओरिजिन का ऑकर, कहां मरीन ओरिजिन यानी पानी के जो जीव हैं वो कहां पर उत्पन्न होते हैं, कहां उत्पन्न होते हैं, यानी ये समझ में आ रहा है कि वेयर के बाद ये मरीन ओरिजिन ऑकर होगा। तो कहां उत्पन्न होते हैं, उसका जवाब है कि एबव लेवल ऑफ सी इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। यानी हर बच्चा समझ सकता है कि पहला सेंटेंस जो है वो एक्स नहीं हो सकता है, जब होगा तो पहला सेंटेंस क्या होगा, वाई होगा। आप अभी भी लाइव है, आप देख सकते हैं कि नाउ द फर्स्ट एंड मोस्ट सिंपल अपीयरेंस इज, माने सबसे सिंपल, फर्स्ट मतलब पहला और मोस्ट सिंपल मतलब सबसे बेहतर जो उपस्थिति है, साधारण सी उपस्थिति है, वो ये है कि कहा मरीन ओरिजिन यानी समुद्री जो जीव हैं वो ऑकर होते हैं। वो जवाब में बता रहा है आगे कि वो जिस जगह पर उत्पन्न होते हैं वो जगह है एबव लेवल ऑफ सी, यानी ये क्लियर है कि पहला सेंटेंस वाई होगा और वाई के बाद दूसरा सेंटेंस होगा एक्स और एक्स के बाद होगा जेड। तो वाई हो गया, वाई के बाद एक्स हो गया और एक्स के बाद जेड हो गया, यानी एकदम क्लियर है कि इसका आंसर हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसका रियल आंसर जो है वो बी होने वाला है। और आपको बता दें यहाँ 11 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना आंसर बी दिया भी है। ये 3 2 5 2 7 लोग जिनका गलत हुआ है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, देख लो अच्छे से, अगर कोई एक्सप्लेनेशन में डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, कोई बच्चा एक बार देख सकता है, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एकदम आसान है। नाउ द फर्स्ट एंड मोस्ट सिंपल अपीयरेंस, सबसे साधारण उपस्थिति है, कहां मरीन ओरिजिन उत्पन्न होते हैं और वो जगह है अबव द सी लेवल इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है समतल। हाँ जी, बोला जाए, इसमें कोई डाउट किसी को भी? नहीं सर। जल्दी चलिए, तो ये 10 क्वेश्चन आज आप लोग को दिया गया था। अब थोड़ा सा मैं लास्ट में पूछ लूं किसका कितना सही हुआ है, हमें मोटा मोटा ओवरऑल करके हमको बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अब कुछ भी नहीं है, 10 है। तो एक यहां से समझ लें, पब्लिक पोल का ऑप्शन देंगे, अगर किसी का 10 में 10 रीअरेंजमेंट सही हुआ है तो वो ए ऑप्शन को टिक लगाएगा। किसी का 10 में अगर 9 सही हुआ है तो वो बी चुनेगा। किसी का अगर 10 में 8 सही हुआ है तो वो सी, और अगर 7 सही हुआ है तो डी। 4 विकल्प हैं हमारे पास, यही आपको बताना है। चलिए यहां से मैं ऑप्शन दे रहा हूं, जरा बताएंगे, इससे क्लियर हो जाएगा किसका कितना सही हुआ है। 3 लोग हैं, उनको ये भी गिनती नहीं गिनने आ रहा है कि हमारा कितना सही है। अंकित कुमार, सना खान और संजीत कुमार, ये लोग का वेट करना पड़ेगा कि ये लोग कब जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब ये लोग का ये क्लियर है कि इन लोग का 7 से कम सही हुआ है, इसलिए इन लोगों ने कोई जवाब ही नहीं दिया है।
चलिए, संजीत कुमार और अंकित कुमार, लगता है इन लोगों का सही कम हुआ है, 6 के आसपास या उससे भी कम हुआ है, तभी ये लोग कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मोहम्मद मुजम्मिल, क्लास लेट ज्वाइन किए थे सर, 5 ही सही है। हाँ तो ठीक है, 7 बजे से कब से बोला जा रहा है कि 7 बजे से टाइम है, तुम लेट ज्वाइन करो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये देखिए, देखिए आपके सामने है, समझ में आ जाएगा, यही है। 2-3 लोग क्लास खत्म हो गया है तो वो लोग लीव हो गए हैं, क्लास से बाहर हो गए हैं, लेकिन ये ग्राफ समझ में आ रहा है। 2 लोग का सब सही है, 6 लोग ऐसे हैं जिनका 9 सही है, 1 लोग है जिनका 7 सही है, 6 लोग हैं जिनका। चलिए जी, क्लियर है, तो इसमें कोई डाउट किसी को भी? नो सर। तो ठीक है फिर, ठीक है, अब जो भी है, अब हम लोग का क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा है कल उस पर बात करेंगे। सुबह 6 बजे हम बता ही चुके हैं किसको क्या पढ़कर आना है, कल क्या पढ़ाया जाएगा, सारा चीज टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया गया है। कल फिर क्लास में और भी जो मटेरियल होगा लाइव सेशन के लिए दे दिया जाएगा, फिर कल बात किया जाएगा। चलो ठीक है, फिर रख रहे हैं, गुड नाइट।